हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन अगेन ऑडिटिंग के एमसीक्यूज पे होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यूज रिलेटेड टू ऑडिटिंग अपलोड किए थे, जहां हमने अप्रॉक्स 70 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। हमने वहां ये भी इन्फॉर्म किया था कि उसके पहले भी हमने अप्रॉक्स 7 क्लासेस अपलोड की थी, जहां हमने ऑडिटिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और इनफैक्ट हमने आपके लिए ऑडिटिंग की एक प्लेलिस्ट बना दी है ऑडिटिंग एमसीक्यूज के नाम से। अब अगर ऑडिटिंग की बात करें तो हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नो डाउट ये सब्जेक्ट बहुत रेलेवेंट है। आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट या कोई भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप देखोगे ना, तो ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और इससे जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम अपनी सीरीज में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेना। और क्लास की जो पीडीएफ है ना, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर जल्दी से अपना डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, ऑडिटिंग रिफर्स टू प्रिपरेशन एंड चेकिंग ऑफ अकाउंट, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स ओनली, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, चेकिंग ऑफ वाउचर्स। नो डाउट अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट्स का एग्जामिनेशन कराते हो। बट किन से कराते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो बेसिकली ये प्रोफेशनल अकाउंटेंसी है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। ठीक। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, देखो ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, अब देखो ऑडिटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली ये है ना कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की आप ऑडिटिंग कर रहे हो उनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, दैट इज ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं, ये काम बेसिकली ऑडिटिंग का है। बट अगर हम ऑडिटिंग का सेकेंड ऑब्जेक्टिव पूछे या ऑल्टरनेट ऑब्जेक्टिव पूछे तो वो है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑप्शन देखते हैं। देखो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। डिटेक्शन ऑफ एरर्स, to find out whether PL and balance sheet show the true and fair state affairs, detection of frauds, detection and prevention of frauds and errors। अब क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा बी, कि हमें ये चेक करना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हमारा ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स या व्यू शो कर रहे हैं या नहीं। और सेकंड अगर पूछा होता या ऑल्टरनेटिव पूछा होता तो करेक्ट आंसर होता डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। नेक्स्ट, ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, स्मॉल शॉपकीपर, गवर्नमेंट कंपनी। देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए एंड गवर्नमेंट कंपनी के लिए बेसिकली देखा जाता है, देखो गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी मैंडेटरी है। अब देखो अगर पार्टनरशिप फर्म की ऑडिटिंग की बात करें तो नो डाउट ये ऑप्शनल है एज पर पार्टनरशिप एक्ट। इसमें बेसिकली ये चीज मेंशन किया गया है ना कि अगर एक पर्टिकुलर टर्नओवर के बियॉन्ड आप जा रहे हो तब आपको ऑडिटिंग कराना है, अदरवाइज नहीं कराना है। बट स्मॉल शॉपकीपर के लिए तो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, वो जनरली ऑडिटिंग कराते भी नहीं। तो बट अगर उनके यहाँ ऑडिट हो रही है तो वो उनके लिए लग्जरी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर, अभी हमने ऊपर बताया कि जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं उनके लिए ऑडिटिंग कंपलसरी है, उनको अपने कंपनी का ऑडिट कराना ही होगा। स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस, ऑल पार्टनरशिप फर्म, ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनीज और ऑल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स। करेक्ट आंसर होगा सी। अच्छा, प्रोप्राइटरी कंसर्न्स क्या होते हैं? ऐसे कंसर्न्स होते हैं जिनका जो भी फाइनेंसेस है, एक्सपेंडिचर्स है, उनको चेक किया जाता है, देखा जाता है कि क्या वो पब्लिक के वेलफेयर में है या नहीं, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं, ये आपको चेक करना होता है। तो जनरली जो प्रोप्राइटरी ऑडिट होते हैं ना, वो गवर्नमेंट कंपनीज की होती है। ठीक। नेक्स्ट, देखो प्रोप्राइटरी ऑडिट के बारे में ही पूछा है यहाँ पे, वो अभी हमने टॉपिक ऊपर डिस्कस भी कर लिया कि प्रोप्राइटरी ऑडिट रिफर्स टू वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स, इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिफिकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ, एक्सप्रेसेस नहीं है ये, एक्सपेंसेस है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। देखो बेसिकली प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है जहां पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसेस को एंड एक्सपेंडिचर्स को चेक करते हो कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है या नहीं। और जनरली देखो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कंपनीज की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ ऑप्शन एक दिया हुआ है, इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिफिकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ एक्सपेंसेस। ऐसा होता है प्रोप्राइटरी, अगर हम ऑडिट की बात करें तो यही होता है कि ये देखा जाता है कि कितना खर्चा आपने किया, वो खर्चा जस्टिफाई करना होता है आपको। रीजन बीइंग, वहां आप पब्लिक की बात कर रहे हो, जब आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हो
तो नो डाउट हर एक खर्चे का आपको जस्टिफिकेशन देना होता है कि आपने कितना खर्चा किया और क्यों खर्चा किया, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वैसे अगर प्रोप्राइटरी ऑडिट देखा जाए तो ये गवर्नमेंट कंपनीज की ही ऑडिट होती है। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी इज नॉर्मली अंडरटेकन इन केस ऑफ, किस केस में होती है, अभी देखो हमने ऊपर बता भी दिया। जॉइंट स्टॉक कंपनी में नो, गवर्नमेंट कंपनी में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ये जनरली होती है इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इंटरिम ऑडिट का मतलब क्या होता है, ये तो सबको पता है कि व्हाट इज इंटरिम ऑडिट। जो दो ऑडिट्स के बीच में कंडक्ट कराई जाती है उनको हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट्स, ठीक। लिखा एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स कॉन्टिन्यूअसली, इंटरमिटेंटली, ऑडिट वर्क टू फाइंड आउट एंड चेक इंटरिम प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। यस, इंटरिम ऑडिट बेसिकली क्या होता है कि दो ऑडिट्स के बीच में जो ऑडिट कंडक्ट होती है साल में, एक साल के विद इन जो ऑडिट कंडक्ट होती है उसको हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। तो आपको जब दो पर्टिकुलर पीरियड्स के बीच का प्रॉफिट देखना होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है, ऑडिट वर्क टू फाइंड आउट एंड चेक इंटरिम प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट, अब फाइनल ऑडिट क्या है, ये तो सबको पता है। फाइनल ऑडिट क्या होता है ना कि जब साल के अंत में, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर, अब उसमें हमें अपनी बुक्स क्लोज कर देनी है। उसके बाद जो ऑडिट होती है ना उसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं या फाइनल ऑडिट कहते हैं। फाइनल ऑडिट implies ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनली चेकिंग ऑफ अकाउंट्स टू रिवील फ्रॉड्स, ऑडिट फॉर सबमिटिंग रिपोर्ट इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, कि साल के अंत में आप अपने अकाउंट्स की जो ऑडिट कर रहे हो उसको हम कहते हैं फाइनल ऑडिट। नेक्स्ट, अ कॉन्टिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर, एक ऑडिट जो लगातार चल रही है। ऐसी ऑडिट ना जनरली आप देखोगे तो बैंकिंग कंसर्न्स में जरूरत होती है। जो बैंक्स होते हैं ना वहां अगर आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। एनी ट्रेडिंग कंसर्न, स्मॉलर कंसर्न, बैंकिंग कंपनीज और एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। करेक्ट आंसर होगा सी, बैंकिंग कंपनीज। तभी आपको पता चल पाएगा प्रॉपरली कि कौन सी परफॉर्मिंग एसेट है, कौन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कहाँ से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वो सारी चीजें चेक करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, जॉइंट ऑडिट का क्या मतलब है। जॉइंट ऑडिट का मतलब होता है जहां पे कोई एक पर्टिकुलर फर्म या कोई पर्टिकुलर पर्सन ऑडिट नहीं कर रहा है, जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके ऑडिट कर रहे हैं, ठीक। लिखा है ऑडिट ऑफ टू कंसर्न्स टुगेदर, नो, ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ऑडिट ऑफ जॉइंट सेक्टर कंपनीज, ऑडिट बाय टू फर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, जहां हम ये कह रहे हैं कि एक से ज्यादा फर्म हो, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार, दो या दो से ज्यादा फर्म्स मिल करके, किससे रिलेटेड, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड फर्म्स है, अगर वो दो या दो से ज्यादा मिलकर के ऑडिट कर रही हैं तो उनको हम कहते हैं जॉइंट ऑडिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स ऑडिट अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, evaluating performance of various management processes and functions, audit undertaken on behalf of government to punish management, compulsory audit। देखो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब यही होता है कि जब आप ऑडिट कर रहे हो, जहां आपका इंटेंशन क्या है, ये चेक करने का है कि मैनेजमेंट फंक्शंस ठीक से चल रहे हैं या नहीं, क्या किसी भी तरह का कोई लूप होल है, कोई प्रोसेस ऐसा जिसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो रिलेटेड टू मैनेजमेंट। तो नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड फंक्शंस। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, system audit implies systematic examination of accounts, audit undertaken to improve auditing systems, inquiring accounting and control system, checking the performance of management। नो डाउट अगर सिस्टम ऑडिट की बात करें तो सिस्टम ऑडिट का मतलब क्या हुआ, जहां पे आप अकाउंटिंग के सिस्टम को, इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम को एग्जामिन कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टम ऑडिट। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है, ये हमने बताया हुआ है पहले। Audit undertaken to ascertain truth and fairness of a state of affairs. Audit undertaken internally to evaluate management functions. Audit undertaken by employees of the organization to check financial irregularities. Audit by independent auditor to improve internal affairs। देखो सबसे पहली बात तो इंटरनल ऑडिट कौन कंडक्ट करता है, चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंप्लॉय करेगा या आप इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। ये अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और ये बेसिकली किस लिए होता है, सो दैट अगर किसी भी तरह की कोई इरेगुलरिटीज है ऑर्गेनाइजेशन में, जो डे टू डे वर्क हो रहा है, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई इरेगुलरिटीज है तो उनको चेक किया जाता है थ्रू इंटरनल ऑडिट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ना, ऑडिट अंडरटेकन बाय एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू चेक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। देखो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर हम इसके लिए अपॉइंट नहीं करते, बेसिकली वो इंटरनल ऑडिटर होते हैं, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन का ही कोई एम्प्लॉय अगर ऑडिट कर रहा है सो दैट वो ये देख सके कि क्या किसी तरह की कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, तो वो इंटरनल ऑडिट ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्या इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी है? कंपल्सरी फॉर अ कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ ₹25 लाख एंड अबव, वॉलंटरी फॉर अ कंपनी, नॉट नेसेसरी फॉर अ कंपनी, नेसेसरी फॉर अ कंपनी। अगर इंटरनल ऑडिट की बात करें तो हमेशा ये वॉलंटरी होता है, अगर कंपनी चाहे तो इंटरनल ऑडिट कराए, अगर ना चाहे तो ना कराए। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी अपॉइंटेड ऑडिटर, बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, बाय गवर्नमेंट ऑडिटर। नो डाउट यहाँ मैनेजमेंट किसको डिनोट करा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और अभी हमने बताया कि अगर हम इंटरनल ऑडिट की बात करें तो ये कंडक्ट होगा आइदर बाय एम्प्लॉइज और इंटरनल ऑडिटर, जिनको अपॉइंट किया जाता है किनके थ्रू? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अगेन देखो ये पूछ रहा है कि इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोल रहे हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। Next, the object of internal check is to control wastage of resources, prevent errors and frauds, verify the cash receipts and payments, facilitate quick decision by the management. देखो इंटरनल चेक आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हो सो दैट अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कोई एरर है, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड है, तो वो आपको पता चल सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। नेक्स्ट, इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम रिड्यूसेस। अगर आपने प्रॉपर इंटरनल चेक रखा है, मतलब आपने जो भी एरर्स एंड फ्रॉड्स है कोशिश किया उनको रोके भी और डिटेक्ट भी करे, तो इससे क्या होगा कि ऑडिटर की लायबिलिटी रिड्यूस होगी, काम रिड्यूस होगा, बोथ वर्क एज वेल एज लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। नो डाउट आप कहीं ना कहीं ऑडिटर के काम को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑडिटर का काम भी तो यही होता है ना। जब भी हम कहीं ऑडिट करने जाते हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है? हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं, और क्या किसी तरह का कोई एरर या फ्रॉड है या नहीं। तो आपने तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम, आपने तो पहले से ही प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स करके रखा है। तो इसकी वजह से ऑडिटर के काम को सपोर्ट मिलता है, रिड्यूस होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इंटरनल चेक is a part of internal audit, internal accounting, external audit, internal control। हमने पहले भी बताया कि internal check basically internal control का part है। Next, internal check is carried on by special staff, internal auditor, accountant। ये तीनों ही सही नहीं है ना, क्योंकि internal check मतलब क्या होता है? जहां पे एक एम्प्लॉय का काम ऑटोमेटिकली दूसरे एम्प्लॉय के थ्रू चेक हो जाता है। ठीक है, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वही ना कर रहे हैं। क्या आप इनके लिए किसी अलग पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो? नहीं। जब हम अपना डे टू डे वर्क कर रहे हैं उसी में दूसरे के काम की स्क्रूटनी भी हो जा रही है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा इंटरनल चेक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कि इनमें से किसी के थ्रू भी इंटरनल चेक नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनल चेक इज सुटेबल फॉर लार्जर कंसर्न्स, स्मॉलर कंसर्न्स, पेटी शॉपकीपर्स, नन ऑफ द अबव। नो डाउट अगर हम इंटरनल चेक की बात करें तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली चेक कर ले रहा है। तो ऐसा तो तब होगा ना जब आपका कंसर्न लार्ज हो, है ना। अगर बहुत छोटे मोटे लेवल पे हम लोग काम करें, स्मॉल स्केल पे काम करें, तब इंटरनल चेक की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तो हम बहुत ही इजिली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इंटरनल चेक इज कैरिड ऑन बाय, किसके थ्रू कैरिड होता है वो देख लेते हैं। स्टाफ स्पेशली अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। नो, आप कभी भी किसी स्पेशल स्टाफ को अपॉइंट नहीं करते फॉर इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिटर को नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर को हम अपॉइंट करते हैं फॉर इंटरनल ऑडिट, ना कि इंटरनल चेक के लिए। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ अमंग देमसेल्व्स। यस, जो स्टाफ में मतलब जो बेसिकली आपके एम्प्लॉयज है ना, वो आपस में ही इंटरनल चेक का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इंटरनल चेक इज असेंशियल फॉर, अगेन सेम क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनल चेक किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? फॉर पेटी ट्रेडर्स। पेटी ट्रेडर्स मतलब जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा क्लास 11th में जब हमने अकाउंट्स देखा था, तो वहां पे पेटी कैश करके बेसिकली एक एंट्री होती थी, और पेटी कैश में हम लोग क्या करते थे कि जो डेली का खर्चा होता था ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, उसकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन इन अ लार्जर कंसर्न, अ कंसर्न यूजिंग ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स, नन ऑफ द अबव। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? फॉर लार्ज कंसर्न। नेक्स्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में बी चेक्ड बाय प्रॉपर सुपरविजन ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक ओवर स्टॉक नहीं होगा, ऑफ स्टॉक होगा।
चेकिंग ऑफ एम्प्लॉइज, पनिशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, नन ऑफ द अबव। देखो, अगर हमें ये जानना है कि गुड्स हमारा सही तरीके से यूज हुआ है या कहीं गलत तरीके से यूज हुआ है, तो नो डाउट उसके लिए तो आपको स्टॉक पे ही प्रॉपर सुपरविजन रखना होगा ना, कि आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रॉपर सुपरविजन ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग इंप्लाइज curtailment of expenses, checking wastages, undervaluation of asset, overvaluation of asset। विंडो ड्रेसिंग का मतलब सिंपली क्या होता है कि जहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंस को, अपनी बुक्स को पॉलिश करके ज्यादा फेवरेबल दिखा रही है, तो फेवरेबल दिखाने में आप क्या करोगे? अपने एसेट बढ़ा के दिखाओगे, अपना प्रॉफिट बढ़ा के दिखाओगे, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन असेट का दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। नेक्स्ट, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इज अंडरटेकन बाय ऑडिटर्स, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। अगर आपने अकाउंट्स में किसी भी तरह का कोई एरर किया है, तो ये बेसिकली किसकी ड्यूटी है? रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एरर ऑफ ओमिशन क्या है? टेक्निकल एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर है। नो डाउट टेक्निकल एरर है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या है कि लेट से आपने ए को सेल किया है कितने भी अमाउंट का प्रोडक्ट, ठीक है, चाहे तो आपने ए की बुक्स में ये एंट्री नहीं डाली या सेल्स की बुक में ये एंट्री नहीं डाली या दोनों ही बुक्स में ये एंट्री नहीं डाली, तो ये बेसिकली क्या हो गया? टेक्निकल एरर हो गया। नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग रिफर्स टू टेस्टिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, टेस्टिंग ऑफ ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज, इंटेंसिव चेकिंग ऑफ अ सेलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, चेकिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड। देखो, अगर हम लोग टेस्ट चेकिंग की बात करेंगे ना, तो टेस्ट चेकिंग मतलब क्या होता है? जहां पे आप कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन चूज करते हो और उनकी इंटेंसिव चेकिंग करते हो, मतलब डिटेल चेकिंग करते हो, ये देखते हो कि क्या उसमें कोई एरर है। तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ रैंडम चेकिंग, जहां पे आप पूरा का पूरा यूनिट्स नहीं चेक करके उनका सैंपल चेक कर रहे हो, उनका रैंडमली कुछ कुछ पोर्शन चेक कर रहे हो। क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि अगर आपने 100 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स को चेक किया और इन 10 यूनिट्स में अगर किसी तरह का कोई एरर है, तो वो बाकी यूनिट्स में भी होंगे, ठीक है। या फिर हम ये मान लेते हैं कि अगर 10 यूनिट क्लियर है, तो बाकी के आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, बाकी भी क्लियर होगा। तो टेस्ट चेकिंग मतलब सिंपली क्या हुआ? इंटेंसिव चेकिंग ऑफ अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग शुड नॉट बी अप्लाइड टू, कहाँ अप्लाई नहीं होगा? सेल्स बुक, परचेज बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स बुक। नो डाउट ये बीआरएस में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बीआरएस में बेसिकली क्या होता है, वो ऑलरेडी रिकंसिलिएशन है, और बाकी के केस में हम क्या करेंगे कि रैंडमली कुछ पोर्शन या कुछ ट्रांजेक्शन चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग शुड नॉट बी अप्लाइड टू परचेज बुक, सेल्स बुक, स्टॉक बुक, कैश बुक। ये ना कैश बुक पे अप्लाई नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कैश बुक। नेक्स्ट, वाउचिंग इंप्लाइज, अब वाउचिंग का क्या मतलब है देख लेते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ रिसीट्स, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस एसेट्स। वाउचिंग की बात करें तो बेसिकली हमने पहले भी बताया कि वाउचिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां बेसिकली आप इसको एविडेंस कह सकते हो, आप ये देखते हो कि जो रिकॉर्ड्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं, आप उन पे भरोसा कर सकते हो कि नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर गुड्स परचेज शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, आपने जो गुड्स परचेज किया हुआ है उसकी पेमेंट हुई या नहीं हुई, ये किसके थ्रू आप चेक करोगे? क्रेडिटर्स स्टेटमेंट, करस्पॉन्डेंस विद सप्लाईज, कैश मेमोज या लेजर अकाउंट्स। नो डाउट ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? क्रेडिटर्स से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्रेडिटर्स स्टेटमेंट। यहाँ बेसिकली ना ऑडिटिंग को अकाउंट्स के साथ मिक्स किया है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर वेजेस शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ पीस वर्क स्टेटमेंट, वेज शीट, मिनट बुक, बैंक पासबुक। नो डाउट अगर आपने वेजेस का पेमेंट किया है या नहीं, इसको आपको चेक करना हो तो वेज शीट से चेक करोगे। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर बिल्डिंग परचेज शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, उसका पेमेंट आपने किया है कि नहीं, ये आप किसके थ्रू चेक करोगे? टाइटल डीड, करस्पॉन्डेंस विद ब्रोकर्स, बिल्डिंग अकाउंट, कैश बुक। टाइटल डीड के साथ, क्योंकि टाइटल डीड में ना सारी चीजें मेंशन की रहती है रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, अगर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट है तो वो किसके थ्रू चेक किया जाएगा? कमीशन बुक, ब्रोकर्स बुक, सेल्स डीड या मिनट बुक। इन्वेस्टमेंट है तो वो किससे रिलेटेड होगी? ब्रोकर्स बुक से। नेक्स्ट, रिसीट फ्रॉम डेटर शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ काउंटर फॉइल रिसीट्स, कैश बुक, सप्लायर्स स्टेटमेंट, सेल्स डीड्स, जर्नल लेजर। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पे हम डेटर्स की बात कर रहे हैं, तो डेटर्स से रिलेटेड डेटर्स कैश बुक हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, आपने इन्वेस्टमेंट बेचा और उससे रिटर्न आया है तो उसको आप किसके थ्रू चेक करोगे? ब्रोकर्स बजट नोट्स, ब्रोकर सोल्ड नोट्स, मिनट बुक, इन्वेंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे हम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो सोल्ड नोट्स के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, परचेजेस रिटर्न शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, अगर हम परचेज रिटर्न की बात करें तो नो डाउट ये क्रेडिट नोट के थ्रू आप चेक कर सकते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्रेडिट नोट। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन रिफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स रिलेटेड टू असेट्स, एग्जामिनिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट। यस, अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है? जहां पे आप असेट को फिजिकली जाके चेक करते हो और उनकी वैल्यूएशन करते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट, पहला तो फिजिकल वेरिफिकेशन है, हाँ। वैल्यूएशन चेक करना है, हाँ। और ये चेक करना है कि एग्जामिनिंग द अथॉरिटी ऑफ द एक्विजिशन की आपने उसको परचेज किया है या नहीं, आप एक्चुअली उसके ओनर हो भी या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हायर परचेज पे या इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे भी फिक्स्ड एसेट परचेज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये सारी की सारी चीजें होती है इन वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। ठीक। नेक्स्ट, Which of the following statements is correct? Valuation is a part of verification, ये तो correct है। Verification is a part of valuation, no. Valuation has nothing to do with verification, no. Auditor is a valuer, no. अगर हम बात करें valuation की तो अभी हमने बताया कि verification में दो चीज होती है, एक तो physical existence check करना और एक valuation check करना। तो correct answer हो जाएगा A. Stock should be valued on, stock को वैल्यू करते हैं at cost price और market price whichever is lower, है ना। ये तो as per accounting standard 2 चलता है। तो स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। नो डाउट स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन बेसिकली आपने एसेट को बाइफरकेट किया इनटू करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट, और ये होता है ड्यू टू गोइंग कंसर्न। हमने गोइंग कंसर्न में बहुत डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट समझ लेना। बेसिकली होता यही है कि क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा। अब जब हमारा बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चल रहा है तो ही तो आपको बाइफरकेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता कि इस साल के जितने भी खर्चे हैं वो हम ट्रेडिंग पेयर में दिखा के खत्म कर देते। अगर हम ये नहीं मान रहे हैं कि हमारा बिजनेस बहुत साल तक चलेगा तो हमें एसेट को फिक्स्ड एसेट दिखाने की जरूरत क्या है? फिक्स एसेट मतलब क्या होता है? ऐसा एसेट जो एक साल से ज्यादा के लिए चले। तो जब आप ये मान रहे हो कि आपका बिजनेस एक साल से ज्यादा के लिए चलेगा तभी आप अपने एसेट्स को बाइफरकेट करते हो। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन का क्या मतलब है? कैलकुलेटिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, checking the value of assets, checking the physical existence, examining the authenticity of assets. वैल्यूएशन मतलब आप अपने assets की वैल्यू को चेक करते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर, ये हमने पहले भी बताया हुआ है कि ये किस केस में बताया गया था, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिक्स्ड एसेट्स को आप कैसे वैल्यू करते हो देख लो, कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। नो डाउट अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन हमेशा होता है ऑन कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, फ्लोटिंग एसेट्स आर वैल्यूड एट, ये क्वेश्चन पे हमने लास्ट क्लास में बताया कि फ्लोटिंग एसेट बेसिकली स्टॉक की तरह ही वैल्यूड होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस। The scope of work of internal audit is decided by the, देखो इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो नो डाउट उनके काम के स्कोप को भी कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑप्शन दिया शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट टू इंप्रूव फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैनेजमेंट, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इसका करेक्ट आंसर होगा जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट, बुक डेट्स शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ, व्हाट इज बुक डेट्स? अगर हम बात करें डेटर्स की तो यही है बुक डेट्स। बैलेंस शीट, amount received from debtors, debtors schedule, certificate from the management। अब देखो अगर बुक डेट्स की बात करें तो क्योंकि डेटर्स से रिलेटेड है तो नो डाउट जो डेटर्स स्केड्यूल होगा उससे आप बहुत ही इजीली इसको वेरीफाई कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी, डेटर्स स्केड्यूल, दैट इज करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट, अब आज की क्लास के लिए इतने ही एमसीक्यूज रखते हैं, बाकी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड
हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप लोग PDF ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग अगेन ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।